रविंद्र, देर हो गई सर। हाँ बिल्कुल बच्चे, सर इतना लेट कैसे हो गए? अरे बच्चे रास्ते में था, और रास्ते में आज एक्चुअली में क्या वो जाम मिला, तो उसकी वजह से इतना लेट हो गया। मैंने फोन भी करा कि 15 मिनट लेट आऊंगा, तो उसमें और भी लेट हो गया। हालांकि लेट होता नहीं हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोशिश करता हूँ टाइम से क्लास लूँ, लेकिन अब क्या करें, जब रास्ते में फंस गए तो फंस गए। चलिए खैर बच्चों, गौरव कह रहे हैं कोई बात नहीं सर। तो भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? देखो बॉबी, 9:15 से तो नहीं, खैर अब 9:30 से ही होगा। मैं क्लास का टाइमिंग ऐसा हो सकता 11:30 बजे तक भी कर दूं। अब गुड इवनिंग सर, मैं डिनर कर रहा हूँ, लेट हो रहे हैं थे इसलिए, तो कोई बात नहीं। सुष्मिता जी आप जो है डिनर कर लीजिए। तो वो ये तो मजा है ऑनलाइन क्लास का कि आप जो है डिनर करते हुए भी जो है क्लास का मजा ले सकते हो। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? लास्ट क्लास में मैंने एक तो आर्टिकल 12 बताया था, आर्टिकल 13 बताया था। ये दो आर्टिकल्स बताए थे, और उनके रिगार्डिंग फिर मैंने केस भी आपको बताए। केस में मैंने शंकरी प्रसाद केस बताया था, सज्जन सिंह केस बताया, देन इसके अलावा गोलकनाथ केस था, केशवानंद भारती केस था, और फिर मिनरवा मिल्स केस, ये सब कुछ बता दिए। ठीक है, तो खैर अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आर्टिकल 12 में मैंने डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है। फिर आर्टिकल 13 में मैंने आपको जो है 4 पॉइंट बताए थे कि आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज और फोर्थ क्लॉज। फिर हम आर्टिकल अब 14 पे आ जाते हैं कि आर्टिकल 14 का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब कहाँ पर आ रहे हैं बच्चे? आर्टिकल 14 पे आ जाते हैं हम कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या है, और आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। देखिए मैं आपको बता रहा था कि फंडामेंटल राइट, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। तो आपका टॉपिक जो चल रहा है वो फंडामेंटल राइट का टॉपिक है, और फंडामेंटल राइट को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और खासकर जो सिविल सर्विस या पीसीएस के एग्जामिनेशन देते हैं तो वहां तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, ये आपको बताया कि आर्टिकल जो है 12 से लेकर कहाँ तक है, ये 35 तक है, जिनमें आर्टिकल 12 और 13 में बता चुका हूं। अब आर्टिकल 14 पे आ जाइए। जो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, शायद दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि विधि के समक्ष समानता, समक्ष और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण। तो बच्चे इसमें दो पॉइंट है, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है जिसको विधि के समक्ष समानता कहते हैं, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। हालांकि विधि के समक्ष समानता की बात करें तो इसका सोर्स क्या लिया गया है? इसका सोर्स है ब्रिटेन, और इसको नेगेटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक लिया जाता है इसको। कैसे लिया जाता है? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। विधियों का समान संरक्षण, इसका जो सोर्स है वो है यूएसए, और इसको पॉजिटिव लिया जाता है, सकारात्मक भाव में लिया जाता है, यानी कि सकारात्मक। अब देखो इनका मतलब समझ लेते हैं कि मतलब क्या है। देखो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समानता, ये कहता है कि सब बराबर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो, आईएएस अधिकारी हो, या डीके चौधरी हो, या आप हो। तो आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि सब बराबर हैं, और इसका सोर्स हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से लिया, और इसको नेगेटिव वे में कहा जाता है। नकारात्मक क्यों लिया जाता है? क्योंकि क्या सब बराबर हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि सब बराबर हैं।
आपने देखा होगा कि जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधियों का समान संरक्षण, इसका सोर्स यूएसए है और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। ये कहता है कि भाई सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है, और जबकि सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है तो फिर बराबर सब कैसे हो गए? 1 मिनट बचे। तो बच्चे आवाज क्लियर है मेरी? देखिए, अब विधियों का जो समान संरक्षण है, जो हम सेकंड लाइन पढ़ रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इसको सकारात्मक माप में लिया जाता है और ये यूएसए से लिया गया सोर्स। ये कहता है कि भाई सब बराबर नहीं है, क्योंकि सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो अलग अलग है। तो समान परिस्थिति के लोगों के लिए समान जैसा लॉ होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब बराबर हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपकी क्लास में कोई हैंडीकैप बैठा हुआ है तो क्या वो हमारे बराबर है? नहीं। क्या उसको सुविधा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो हम जो ये कहते हैं कि सब बराबर है, तो सब बराबर नहीं है, और जो हमारे बराबर नहीं है तो उनके लिए एक जैसे यानी कि समान परिस्थिति के लोगों के लिए समान कानून होने चाहिए। ठीक है, ये बात बोली गई। तो इसका मतलब ये रिजर्वेशन का एक तरीके से आधार तो बना, क्योंकि जो पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति यानी कि बराबर सही नहीं है, तो इसका मतलब उनको सुविधा मिलनी चाहिए और उनके लिए एक जैसे कानून होने चाहिए। तो यानी कि दोनों में अंतर ये हुआ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कहता है कि सब बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है सब बराबर नहीं है। तो यानी कि जब सब बराबर नहीं है तो समान परिस्थिति के लोगों के लिए समान एक जैसे कानून होने चाहिए। ये अमेरिका से लिया है और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन चलो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब आर्टिकल जो 14 है इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। यानी कि जो हम बार बार कहते हैं विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता कैसे? यानी कि सब बराबर तो है नहीं। देखिए, जैसे मैं पहला पॉइंट देखूं आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 जो है, रही बात प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए है, इनको विशेष स्थिति का अधिकार देता है। यानी कि जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं, जब ये अपने पद पर होते हैं तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और इनको जेल में नहीं डाला जा सकता। तो ये आर्टिकल 361 ही तो कहता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन होता है और गवर्नर हेड ऑफ स्टेट होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, या जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स का मतलब जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, बाहर से कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, जो विदेशी राजनयिक होता है, विदेशी राजनयिक है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा कि यूएनओ एवं उसकी संस्थाएं तो उनके जो अधिकारी वर्ग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 105 के अनुसार एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, और आर्टिकल 194 के अनुसार जो एमएलए और एमएलसी हैं, इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो ये संसद में बोलते हैं, संसद में जो इनके द्वारा बोला जाता है उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 105 एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा के लिए कहता है। आर्टिकल 194 यानी कि 105 में 89 जोड़ा तो 194 आ गया, ये एमएलए और एमएलसी को विशेष अधिकार देते हैं। यानी कि ये जो विधानसभा विधान परिषद में बोलते हैं उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इनको ये विशेष प्रिविलेज मिला हुआ है, विशेष अधिकार दिया गया है। तो कुल मैंने क्या बताया कि हालांकि आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है। आर्टिकल 361 के अनुसार प्रेसिडेंट और गवर्नर को अधिकार दिया गया है।
फॉरेन डिप्लोमेट्स को अधिकार मिले हुए हैं, यूएन व उसकी संस्थाओं को अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 105 के अनुसार एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को, और आर्टिकल 194 के अनुसार एमएलए और एमएलसी को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन है। समझ में आ गया? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? तो संसद में उनके द्वारा कही गई बातों के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेहिता उनकी नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये लिख लीजिए। मैंने अपवाद बताए कि विधि के समक्ष समानता कहता है कि सब बराबर हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी तो हैं कि आर्टिकल 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि ये अपने पद पर रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ठीक है सर, एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकता क्या? देखो एमपी अरेस्ट तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हेड ऑफ हाउस से परमिशन वहां लेनी पड़ती है। ठीक है, और जब हेड ऑफ हाउस परमिशन दे देगा जिस हाउस का वो मेंबर है, तो तभी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो संरक्षण का अधिकार मिला है प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 के अनुसार दिया गया है। जो आर्टिकल 361 ये स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहते हैं तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? एक मिनट बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, एक फोन पे फोन कॉल इमरजेंसी में आ गया था, फोन कॉल कर रहा था। तो सुकुंता कह रहे हैं कि सर प्लीज रिपीट, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, यू आर सुपर्ब सर, थैंक्स बच्चे। शकुन कह रहे हैं सर वेयर आर यू? अरे कहीं नहीं गायब हुआ भाई, विजिबल नहीं हुआ मैं। देखो शिवम कह रहे हैं कि सर एमपी एमएलए के लिए जब सत्र चलता है तो तब लागू होता है या हमेशा रहता है? नहीं बच्चे, ये जो चीज एमपी और एमएलए के लिए वो तभी लागू होती है जब सत्र चलता है, लेकिन वहां पर भी गिरफ्तारी उसकी तब हो सकती है जब सदन का जो अध्यक्ष या जो सदन का जो भी हेड होता है उससे परमिशन लेनी होती है, तब एमपी एमएलए को गिरफ्तार किया जा सकता है। सर आप आज बहुत इंतजार करा दिए, तो सॉरी बच्चे, आज इंतजार करना पड़ा। सर आज हमें देर हो गई है। अच्छा चलो ठीक है। सर बिहार का एमएलए राजवल्लभ यादव को पढ़ रहते जेल जाना पड़ा था। यादव को मैं समझा नहीं बच्चे। शुभम जी आप विधान सत्ता, चलो मैं आगे बताऊंगा बच्चे जो आप कहना चाह रहे हो कि आज हमें देर हो गई। अच्छा मेरे नाम एक बार भी राहुल नाम ले दिया। तो चलो बच्चों आर्टिकल 14 समझ में आ गया। वैसे इतना समझो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता कहता है कि सब बराबर हैं, जबकि विधियों का समान संरक्षण कहता है कि सब बराबर नहीं है, क्योंकि सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। तो इसलिए समान परिस्थिति के लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो है सुविधा मिलनी चाहिए। देन ये विधियों का समान संरक्षण इस बात को कहता है, और इसलिए एक आरक्षण का बेस भी यहाँ से बनता है।
ठीक है, अब इसके मैंने एक्सेप्शन बताया और एक्सेप्शन क्या क्या है ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं तो आर्टिकल 15 पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल 14 तो समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकल 14 बच्चों क्लियर है, थोड़ा फंडामेंटल राइट को सही ढंग से बच्चे समझ लेना, ठीक है। और मैं भी कोई ज्यादा भागम भाग नहीं कर रहा, आपको सही ढंग से समझा दूंगा। अब देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 में अगर हम देखें बच्चे, तो आर्टिकल 15 में 15 का फर्स्ट क्लॉज है, 15 का सेकंड क्लॉज है, और 15 का आपका थर्ड क्लॉज है, 15 का आपका फोर्थ क्लॉज है, और 15 का आपका 5 क्लॉज है। यानी कि 5 पॉइंट हैं इसमें आर्टिकल 15 में। अब देखो हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 15 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है। ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन मैटर ऑफ रिलीजियन है, कास्ट है, रेस है, बर्थ प्लेस है, और जेंडर है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि 5 पॉइंट है, रिलीजियन है, कास्ट है, रेस है, बर्थ प्लेस है और जेंडर है। ये 5 पॉइंट है। इनके आधार पर विभेद का निषेध, यानी कि कहने का मतलब ये कि आप कह सकते हो कि धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान और लिंग भेद के आधार पर विभेद का निषेध। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चे, तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो राज्य यानी कि सरकार की बात, यानी कि यहां किसकी बात की जा रही है बच्चे, यहां बात की जा रही है राज्य की, यानी कि स्टेट की। स्टेट का मतलब आप जानते हो कि आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब दिया है। आर्टिकल 12 में क्या दिया है, ये जो है पॉइंट, तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट है ये किसके लिए बोला गया है, राज्य के लिए। राज्य का मतलब है स्टेट के लिए, और स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और इसके अलावा जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी होती है, कि वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन मैटर ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस और जेंडर। लेकिन फिर भी आपने व्यवहारिकता में देखा होगा कि रिलीजन, धर्म के आधार पर भी भेदभाव होता है, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, रेस का मतलब होता है नस्ल, यानी कि गोरा और काला, बर्थ प्लेस के आधार पर कि महाराष्ट्र का व्यक्ति है, बिहार का व्यक्ति है, यूपी का व्यक्ति है, और जेंडर के आधार पर ये लड़का है, लड़की है। इन आधारों पर फिर भी हम देखते हैं, व्यवहारिकता के आधार पर देखें तो फिर भी विभेद होता है। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि सरकारें यानी कि राज्य किसी भी तरह का इन आधारों पर कोई विभेद नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 15 का सेकंड पॉइंट दे दिया है, तो यहां पर देखेंगे तो आर्टिकल 15 का क्या है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है। ये कह रहा है कि राज्य और जो नागरिक हैं इन आधारों पर विभेद नहीं करेंगे। यानी कि राज्य यानी कि आप कहेंगे स्टेट और सिटीजन। स्टेट का मतलब सीधा सीधा मतलब मानो सरकारें, और सिटीजन रिलीजन, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस और जेंडर के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर बच्चों एक बात समझो, यहां पर
कि यहाँ तो स्टेट के विषय में बोला गया है कि स्टेट, और स्टेट का मतलब जो आर्टिकल 12 में दिया है राज्य की परिभाषा के रूप में, यहाँ स्टेट और नागरिक दोनों बोल दिया है कि नागरिक का मतलब है कि कोई भी नागरिक धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले पब्लिक प्लेस पर विभेद होता था, यानी कि पब्लिक प्लेस पर क्या है, छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग अलग अलग प्यालों में वो पानी पीते थे या चाय पीते थे, तो उन आधारों पर विभेद नहीं होगा। जो पब्लिक प्लेस होता है, जो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, तो वहां पर इन आधारों पर किसी भी तरह का कोई भी विभेद नहीं होगा। ना तो कोई नागरिक इन आधारों पर विभेद करेगा और ना ही सरकारें करेंगी, यानी कि स्टेट करेगा। इतना समझ में आ गया? तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सरकार यानी कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा, और आर्टिकल 15 का सेकंड पॉइंट कहता है कि राज्य और नागरिक कोई भी इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। तो दोनों पॉइंट आप लिख लो। तो लिख लिया बच्चे आप लोगों ने? यानी कि कहने का मतलब है सिटीजन यानी कि नागरिक कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, क्लियर? वो लिख लिया आप लोगों ने? तो ये मैंने पहला पॉइंट 15 का और 15 का सेकंड पॉइंट बता दिया। लेकिन अब देखो, ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको, लेकिन 15 का थर्ड पॉइंट और 15 का 4 पॉइंट और 15 का 4 पॉइंट, ये क्या है? एक तरीके से अब ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो अब मैं आगे बताऊंगा, आर्टिकल 15 के थर्ड क्लॉज में, आर्टिकल 15 के 4 क्लॉज में और आर्टिकल 15 के 5 क्लॉज में जो भी मैं बातें बताऊंगा वो इन दोनों का एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। इतना समझ में आ गया? तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है, आर्टिकल 15 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, ये क्लियर हो गया। लेकिन आर्टिकल 15 के थर्ड क्लॉज में, 4 क्लॉज में, 5 क्लॉज में इनका एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा। ठीक है? तो कुछ आधारों पर सरकारें विभेद भी करती हैं। तो एक्सेप्शन के रूप में अब बताने वाला हूं 15 का थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। इतना लिख लो, जल्दी से लिखो। लिख लिया? ये शायद लिख लिया होगा। ये जहां तक है क्लियर हो गया बच्चों? अब ये कह रहा है, अब देखो ये आर्टिकल 15 का जो थर्ड पॉइंट है, 15 का जो 4 पॉइंट है और 15 का जो 5 पॉइंट है, एक तरीके से ये क्या है? एक्सेप्शन है। किसके? फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के, अपवाद हैं। क्या है? अपवाद। अब आर्टिकल 15 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य, राज्य का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में दिया है, महिला और बच्चों के लिए बच्चों के विकास के लिए विशेष उपबंध बनाएगा, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय स्टेट। और स्टेट का मतलब आप जानते हो, सरकार। तो कहने का मतलब है कि एक तो हमने कहा कि भाई जहां महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहां पर जेंडर के आधार पर भेदभाव तो हो रहा है। तो आर्टिकल 15 का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड कहता है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेल और पुरुष बराबर है। जबकि यहां कह रहा है कि राज्य महिला व बच्चों के विकास के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगा।
तो इसका मतलब आर्टिकल 15 के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन वो क्यों बनाएगा, क्योंकि महिला और बच्चों की स्थिति पुरुषों की तरह नहीं होती है, इसलिए उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ आर्टिकल 15 का थर्ड पॉइंट रख दिया गया। जैसे आपने देखा होगा कि आर्टिकल 42 में वुमेन मैटरनिटी की बात की गई है, वुमेन मैटरनिटी की बात की गई है। वुमेन मैटरनिटी का मतलब ये होता है कि जब महिला प्रसव के दौरान होती है तो उनको राहत दी जाती है, उनको छुट्टियां दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए वुमेन कमीशन बना है, तो जो महिलाओं का संरक्षण हो सके, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको रोका जा सके, 1992 में बना था। आपने देखा होगा कि जब नौकरी में स्पेशल उन्हें आरक्षण दिया जाता महिलाओं के लिए और उनको एक तरीके से प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता का मतलब है जैसे पुलिस की नौकरी आती है तो पुलिस की नौकरी में महिलाओं के लिए क्या है भाई, पुरुषों की दौड़ ज्यादा लंबी होती है, महिलाओं की कम लंबी होती है, उनको टाइम भी ज्यादा दिया जाता है। तो ये क्यों है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 15 के थर्ड क्लॉज के अनुसार ये बोला जाता है कि सरकारें कुछ इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन बनाएं ताकि महिला और बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, उनको बढ़ावा मिल सके। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय स्टेट है। जैसे आर्टिकल 42 के अनुसार महिलाओं को वुमेन मैटरनिटी की सुविधा दी जाती है, महिला आयोग की सुविधा दी गई है, ठीक है, नौकरियों में या पदोन्नति में उनको जो है प्राथमिकता दी जाती है, वगैरह वगैरह। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अमित कह रहे हैं कि सर भारत में मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यदि कानूनी अधिकार है तो मतदान न देने की स्थिति में उसे जेल भेजा जा सकता है क्या। ऐसा नहीं है बच्चे, देखो ऐसा है कि जो मतदान करने का अधिकार है जिसको हम राइट टू वोट कहते हैं वो एक लीगल राइट है, ठीक है। अब वो लीगल राइट तो है, उसका एक विधिक अधिकार है, और विधिक अधिकार इसलिए क्योंकि संसद राइट टू वोट के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 2013 या 2013 की मैं बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक बहस भी चली थी कि भाई ये आर्टिकल 326 के अनुसार राइट टू वोट का अधिकार संवैधानिक ये एक फंडामेंटल राइट है या संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि ये एक लीगल राइट है। अब देखो अगर ये सपोज करो कि एक संवैधानिक अधिकार भी अगर होता तो जो जेल में प्रिजनर होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको तो वोटिंग का कोई राइट नहीं दिया गया, तो फिर तो वो संवैधानिक अधिकार के रूप में ये कहते हैं कि भाई मेरा वोटिंग का राइट है और मैं भी वोट दे के आऊंगा। तो देन ये वोटिंग का राइट कोई संवैधानिक या कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट है। हाँ, सरकार कानून बना के इतने मतदान को जो है अनिवार्य कर सकती है। जैसे गुजरात में आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट के जब चुनाव होते हैं तो वहां मतदान करना अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई व्यक्ति को मतदान करना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है, ये चीजें हैं। थोड़ा बड़ा लिखूं, चलो अब बड़ा लिख दूंगा बच्चे, थोड़ा कोशिश करो। यहाँ लिखा है आर्टिकल 15 का थर्ड पॉइंट कहता है कि राज्य महिला व बच्चों के विकास के लिए स्पेशल प्रोविजन विशेष उपबंध बनाएगा, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय स्टेट। तो एक तरीके से एक्सेप्शन हुआ आर्टिकल 15 के फर्स्ट और सेकंड क्लॉज का, क्योंकि वहां तो ये बोला गया है कि जेंडर के आधार पर कोई विभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खुद सरकार ही जेंडर के आधार पर विभेद कर रही है कि नहीं कर रही। महिलाओं के लिए वुमेन कमीशन बनाया है, लेकिन पुरुषों के लिए तो कोई क्या है जो है मेन कमीशन नहीं है। महिलाओं के लिए कई आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे वुमेन मैटरनिटी की बात की गई आर्टिकल 42 में। महिलाओं को नौकरियों में और पदोन्नति में आपने देखा होगा कि उनको विशेष रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ऐसा इस वजह से दिया जाता है क्योंकि उनका जो शारीरिक ढांचा इस टाइप से होता है कि उनको रिलैक्सेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। मंजीत, जो मैं आपको गुजरात में लोकल गवर्नमेंट में बोला गया कि वहां वोटिंग का जो राइट है वो एक तरीके से मतदान का अधिकार, मतदान का जो राइट है वोट करने का, वोट करने के लिए अनिवार्यता की बात कर दी गई है वहां लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो वोट करना वहां जरूरी होता है। अब देखो वो लोकल गवर्नमेंट के चुनावों में बच्चे, वैसे चुनावों में नहीं है। अब आर्टिकल 15 का अगर हम 4 पॉइंट की बात करें तो आर्टिकल 15 का 4 पॉइंट कहता है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग
ये भी एक्सेप्शन है एक तरीके से। अगला आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 15 का 4 पॉइंट, हालांकि बच्चों ये जो जोड़ा गया ये पहला अमेंडमेंट हुआ था और ये 1951 में हुआ, इसके थ्रू इसको ऐड कर दिया गया था। तो इसमें लिखा है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC/ST के विकास के लिए विशेष उपबंध, यानी कि इसमें बोला गया है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ तो यानी कि सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्ड हैं या SC/ST उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार स्पेशल प्रोविजन करेगी। तो हालांकि इसको लेकर जो है केस आया बच्चे। हुआ क्या था कि यहाँ आर्टिकल 15 का 4 पॉइंट आया कैसे, मैं 4 पॉइंट के विषय में बता दूं कि पहला अमेंडमेंट हुआ था तब इसको जोड़ा गया था। इसके लिए हुआ क्या था कि मद्रास सरकार ने जो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे कॉलेज के लिए आर्टिकल 46 के अनुसार विभिन्न जाति व समुदायों के स्थानों के लिए आरक्षित कर दिया था। तो वहां पर एक केस आया मद्रास राज्य वर्सेस चमकम दोराईराजन मामले। तो वहां केस आया मद्रास राज्य देखो ये आया कैसे, देखो इसको ध्यान से पढ़ना बच्चे। ये जो केस था 1951 का केस था और ये केस क्या था, तमिलनाडु जो सरकार थी उसने आर्टिकल 46 के अनुसार, क्योंकि आर्टिकल 46 DPSP में एक बात कहता है कि जो SC/ST के लोग हैं यानी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सरकार डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम या कोई कानून बनाने का अधिकार रखती है, ये दिया गया था। अब तमिलनाडु सरकार ने क्या काम करा कि इस आधार पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट थे या मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनके लिए ये कर दिया कि एक तरीके से कैटेगरी वाइज यानी कि जाति के आधार पर, यानी कि कहने का मतलब है कि विभिन्न जाति व समुदाय के आधार पर सीटों का आरक्षण कर दिया एक तरीके से। अब इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से कहा कि भाई जो तमिलनाडु राज्य ने किया है वो गलत है, हम इस तरीके से क्या है समुदाय के आधार पर जाति के आधार पर इस तरीके से बंटवारा नहीं कर सकते। अब इसी के उपलक्ष्य में जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को चुनौती यानी कि तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को जो है कैंसिल कर दिया, तो फिर अब क्या हुआ कि फिर एक अमेंडमेंट हुआ, पहला अमेंडमेंट 1951 में, और इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको पलटने के लिए ये आर्टिकल 15 का 4 पॉइंट जोड़ दिया जिसमें ये कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC/ST के विकास के लिए स्पेशल प्रोविजन सरकार बनाएगी। तो स्पेशल प्रोविजन की बात यहाँ पर कर दी गई। तो इसके लिए कौन सा केस आया था, चमकम दोराईराजन मामला आया था मद्रास राज्य वर्सेस, ठीक है।
फिर उसके बाद आपका आर्टिकल 15 का 5 पॉइंट आया। अब आर्टिकल 15 का जो 5 पॉइंट है वो क्या है? ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन है। और इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 93 अमेंडमेंट हुआ था, और जो कि कब आया? 2005 में आ गया। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल कौन सा जोड़ दिया? आर्टिकल 15 का 5 पॉइंट जोड़ दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि SC ST या OBC कैंडिडेट को SC ST या OBC कैंडिडेट को सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों में सीटों के रूप में आरक्षण, यानी कि यहां पर SC ST OBC कैंडिडेट को यहां पर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्कूल्स है, कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी है, उनमें सीटों के रूप में रिजर्वेशन मिलेगा। आप लिख सकते हो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है और स्कूल्स हैं। अब चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई इन इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और स्कूल्स में। और ये आर्टिकल कब जोड़ दिया गया है? 93 अमेंडमेंट हुआ 2005 में, तब 15 का 5 पॉइंट जोड़ दिया गया, जो ये बात कहता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सीटों का रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसके लिए? SC ST और OBC के लिए। लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटीज कॉलेज शामिल नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि जो माइनॉरिटीज स्कूल्स होते हैं, माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। तो क्लियर हो गया? यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल है, बस इतना ही लिखा है मैंने बच्चे। तो कुल मिलाकर बच्चे ये हुआ कि आर्टिकल 15 का जो 4 पॉइंट है वो तो पहले अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया, कि जो ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं या SC ST हैं, उनके लिए सरकारें क्या काम करेंगे? स्पेशल प्रोविजन बनाएंगी उनके डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 15 का जो 5 पॉइंट है वो उसके लिए 93 अमेंडमेंट हुआ, 2015 में हुआ, और उस अमेंड 2005 में हुआ। और उस अमेंडमेंट के थ्रू ये कह दिया गया है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहाँ पर जो एडमिशन में जो ये बात की जा रही है, एडमिशन में सीटों के रूप में आरक्षण, यानी कि ये एडमिशन की बात की जा रही है कि जो एडमिशन होता है, तो एडमिशन में सीटों का रिजर्वेशन, कि जो SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं, उस एडमिशन में सीटों के रूप में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। माइनॉरिटीज स्कूल का मतलब ये होता है कि जो अल्पसंख्यक के लिए अलग से माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होते हैं। माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक, कि जैसे हमारे देश में हिंदू जो है मेजॉरिटी वाले हैं, जबकि अन्य धर्म मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। तो हमारा आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज के लिए है। आर्टिकल 13 तो खुद कहता है कि माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो वो हम जब आर्टिकल 29 और 30 पढ़ेंगे तो वहाँ माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है।
हाँ वो बच्चे मद्रास है मंजीत जी। सर अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है तो उस स्टेट में बजट को कौन पास करेगा, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। तो ये बच्चे समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ये चलो समझ में आ गया होगा। एडमिशन में सीटों का रिजर्वेशन होना चाहिए, 15 का 5 पॉइंट है। अब देखो बच्चों एक बात समझो, सुनिए मैं एक मिनट एक बात कहने वाला हूं आप लोगों से। देखो महाराष्ट्र का जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है, महाराष्ट्र की थोड़ी 5 मिनट में कहानी बता देता हूं कि इस टाइम जो है अब सुप्रीम कोर्ट में मामला महाराष्ट्र का जा चुका है। आपने देखा होगा कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो एक बच्चे ने पूछा है कि सर महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है उसको बता दीजिए। अभी हाल में ही हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, किसमें, हरियाणा और महाराष्ट्र में। अब हरियाणा में तो क्या गठबंधन की सरकार बन चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि बड़ी दिक्कत चल रही है। महाराष्ट्र में टोटल हैं, अगर वहां लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों की बात करें तो वहां 288 सीट है। अब 288 का मतलब है कि सरकार तो 145 पे बनेगी वहां पर, क्योंकि मेजोरिटी की सरकार 145 पे। अब वहां चुनाव जो लड़ा गया वहां बीजेपी ने और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। शिवसेना ने कि भाई पहले भी इनका गठबंधन रहा, अब बीजेपी को 105 सीट मिली है। अब उसके बाद वहां पर एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, और साथ में वहां पर कांग्रेस भी है। अब एनसीपी के जो है वो 54 एमएलए हैं। अब हुआ क्या है कि वहां पर शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन था वो टूट गया। शिवसेना ने कुछ ऐसी शर्त रखी कि बीजेपी ने मानने से मना कर दिया और दोनों का गठबंधन टूटा और वहां सरकार नहीं बन पाई। तो इस कारण से वहां राज्यपाल ने रिकमेंडेशन दिया। अब आप जानते हो कि जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो जब हम राष्ट्रपति शासन जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ये आर्टिकल 356 में आता है। तो आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए या वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक तंत्र फेलियर हो जाए, तो तब ऐसी कंडीशन में राज्यपाल अपनी रिकमेंडेशन देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति शासन लगाएगा। ऐसा आर्टिकल 356 कहता है। अब लॉ एंड ऑर्डर तो वहां नहीं बिगड़ा, लेकिन संवैधानिक तंत्र तो फेलियर हो गया है, क्योंकि वहां कोई सरकार ही नहीं बन पा रही। इसलिए राज्यपाल ने अपनी रिकमेंडेशन दी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब आप जानते हो कि राष्ट्रपति शासन जो है वो मिनिमम किसी स्टेट में वो 6 मंथ के लिए लगता है, और जबकि मैक्सिमम क्या है वो आपका 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इस बीच में 6 महीने से पहले पहले अगर कोई सरकार बनाने में सक्षम है तो ये 6 महीने से पहले भी खत्म हो सकता है। लेकिन 6 महीने तो कम से कम वहां पर 6 महीने से पहले चुनाव नहीं हो सकता। तो अब राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो स्टेट की सारी पावर आ जाती है सेंटर में, और राष्ट्रपति गवर्नर के माध्यम से वहां का शासन चलाता है और प्रशासनिक वर्ग अपना काम करता रहता है। लेकिन विधानसभा वहां डिसॉल्व नहीं होती, कम से कम 6 महीने तक तो होगी नहीं, क्योंकि विधानसभा अगर 6 महीने से पहले डिसॉल्व करवा दी गई तो इसका मतलब चुनाव तो 6 महीने से पहले ही हो जाएगा। अब कंडीशन क्या बन रही है कि वहां पर बीजेपी ने अपना गणित लगाया है एनसीपी के साथ, राष्ट्रपति शासन लग रहा था वहां। अब एनसीपी में जो अजीत पवार है, जो इसके विधायक दल के नेता थे एनसीपी के, अजीत पवार, और शरद पवार इस पार्टी के जो है अध्यक्ष, तो अजीत पवार ने जो है बीजेपी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाने की घोषणा, एक तरीके से सरकार राज्यपाल को न्योता दे दिया कि भाई हमारे पास जो है 54 जो एमएलए हैं। अब ये बात शरद पवार को अगले दिन पता पड़ती है, जैसे ही क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है। अब शरद पवार ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा और अजीत पवार को और साथ में 5 एमएलए को और निकाल दिया। तो यानी कि अब एनसीपी के पास कितने बच गए हैं, यहाँ पर 48 बचे एमएलए। अब यहाँ पर अब संभावना ये हो रही है, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तो अब पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बीजेपी फ्लोर टेस्ट, इन्होंने रखा अपना पक्ष रखा है कि भाई बीजेपी अपना फ्लोर टेस्ट क्लियर करे, अपना बहुमत सिद्ध करे। लेकिन अब बात यह आती है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया है, कल और पेंडिंग में डाल दिया है, कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा तो अब फ्लो टेस्ट की बात करेगा कि बीजेपी अपना फ्लो टेस्ट क्लियर करे, अपना बहुमत सिद्ध करे।
लेकिन बीजेपी के पास अभी तक बहुमत नहीं है, और बीजेपी अगर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, क्योंकि बीजेपी के पास अगर हम देखें 105 और 15 निर्दलीय हैं, तो फिर भी क्या है, कम से कम जो है 25 की तो फिर भी जरूरत पड़ेगी। अब वो 25 एमएलए कहां से लेकर आएगी, तो ये बीजेपी देखे। तो कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र पर जो है सरकार पर संकट छाया हुआ है। अब देखते हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो फैसला क्या देता है, फ्लोर टेस्ट की बात करता है नहीं करता, और अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो बीजेपी, फिर दूसरा समीकरण ये बनेगा कि बीजेपी वहां सरकार बना पाती है या नहीं बना पाती है। तो कुल मिलाकर वहां पर अभी सरकार के संकट बने हुए हैं कि सरकार वहां पर स्थायी रूप से रहेगी नहीं रहेगी, बीजेपी फ्लोर टेस्ट क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और फ्लोर टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाती है तो फिर एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन के थ्रू सरकार वहां पर बन सकती है। ठीक है, बहुत छोटा, अरे छोटा लिख दिया, ये छोटा आ रहा है, चलो खैर। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब उसके बाद बच्चे हम आ जाते हैं आर्टिकल 16 पर। किस पर आए? आर्टिकल 16 पर आ जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 16 से पहले एक आपको अब ये भी देखना होगा कि एक आर्टिकल और है जो आर्टिकल 15 में आता है। अब बात ये आती है कि आर्टिकल जो 15 का जो क्या 6 पॉइंट है या नहीं है। तो आर्टिकल 15 का क्या 6 पॉइंट है या नहीं? तो आर्टिकल 15 के 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो आर्टिकल 15 का जो 6 पॉइंट है वो क्या कहता है? तो वो प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो एडमिशन टू तो आर्टिकल 15 का जो 16 पॉइंट है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आर्टिकल 15 का सेकंड पॉइंट क्या है, 6 पॉइंट क्या है? सौरभ कह रहे हैं कि ईवीएस, बिल्कुल ठीक। गौरव कह रहे हैं सही। तो आर्टिकल जो आपका 15 है, आर्टिकल 15 का जो 6 पॉइंट है वो जो जनरल कैटेगरी में, आपने देखा होगा कि जनरल कैटेगरी जो है उसको ईवीएस के आधार पर जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, किसके आधार पर? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर, ईवीएस के आधार पर। तो यानी कि जनरल कैटेगरी में जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है वो आर्टिकल 15 के 6 पॉइंट में, और किस अमेंडमेंट के थ्रू है? ये 103वां अमेंडमेंट हुआ, और ये कब हुआ है? 2019 में। तो नया आर्टिकल आपका आर्टिकल 15 का 6 पॉइंट जोड़ दिया गया है। तो आर्टिकल 15 का जो 6 पॉइंट है वो 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, जिसमें जनरल कैटेगरी को 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर दिया गया है, जो एक तरीके से आर्थिक या जो कमजोर वर्ग के यानी कि ईवीएस के आधार पर दिया गया है। अब उसके बाद हम आर्टिकल बच्चे 16 पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है? गौरव बिल्कुल सही, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन, बिल्कुल सही है सर। एक क्वेश्चन था एनटीपीसी के सेट था, द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रेफर टू ए प्री रिपब्लिक, बी
ये क्या कह रहे हो, द पीरियड ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रेफर टू, क्या कह रहे हो, प्री रिपब्लिक इंडिपेंडेंट डे टू रिपब्लिक डे, पोस्ट री। अपारजिता बिल्कुल क्वेश्चन को क्लियर करो। अभिषेक कह रहे हैं चांसेस किस गवर्नमेंट के लग रहे हैं, तो भैया देखो बीजेपी तो छोड़ने वाली है नहीं, बीजेपी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगी, और जहां तक है चांसेस बीजेपी के ही बन रहे हैं। अगर एनसीपी, जो भारत कह रहे हैं एनसीपी के अजीत पवार चले गए विधेयक के साथ, तो क्या एंटी डिफेक्शन लगेगा? बिल्कुल बच्चे, एंटी डिफेक्शन लगेगा 2/3, यानी कि 54 का 2/3 करेंगे तो 38 बनेगा, यानी कि 38 जो है, अगर 38 जो एमएलए हैं अगर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं 38 से कम, तो इसका मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ तो फिर वहां लगने ही लगना है। लेकिन 38 या 38 से ज्यादा अगर एक साथ जाएंगे तो वहां एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो अपारजिता जी फिर से क्वेश्चन पूछिए, इसको फिर से क्वेश्चन पूछिए। फ्लो टेस्ट क्या होता है? फ्लो टेस्ट का मतलब होता है कि सरकार को अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होगी। सुशील जी, जेल में रहने वाले वोट तो देते हैं, मैं मानता हूं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो जेल में रहते हैं क्या सभी वोट देते हैं? अगर संवैधानिक अधिकार होता तो फिर तो ये कि पुलिस जो है सबको क्या है, वो जेल में सबको जो है जेल से बाहर निकालती और फिर वोट देने का अधिकार फिर कंपलसरी हो जाता वहां। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर उस सदन का हेड ना हटाए तो उन सदस्यों को तब क्या होगा? तब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं विधान जो है फटकार लगाएगा। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, अच्छा इसकी सरकार बनेगी, समझ नहीं आया, क्या चीज समझ में नहीं आई बच्चे? थर्ड बाई मेंबर नहीं होते बच्चे, 2/3 होते हैं। थर्ड जो आप मनोज जी कह रहे हैं 1/3 मेंबर होते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ 1/3 पे नहीं लगता, 2/3, यानी कि 2/3 से कम अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि ये रूल बदल दिया गया है, 2/3 से कम अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां एंटी डिफेक्शन लॉ काम करेगा। 1/3 तो अपने आप ही टूट जाते हैं। राजकुमार जी, क्या आप मुझे ये बताओ कि क्या पूछना चाहते हो? आप पूछना क्या चाहते हो मुझे ये बताइए। एमएलए को खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है, किसका होता है? तो भैया वो सब सरकार के पास होता है पैसा, पब्लिक का ही पैसा है। सर मेरा डाउट नहीं बताते, आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करें प्लीज बता दो। अच्छा, आईएएस की प्रिपरेशन बतानी है कि कैसे करना है? सुकुंता कह रहे हैं सर प्लीज रिप्लाई। अब पूछिए क्या है, अजीत पवार पर क्या एक्शन हो सकता है? तो अजीत पवार का एक्शन ये है कि भैया पार्टी से हटा दिया गया अजीत पवार को, और क्या एक्शन होगा? ठीक है। क्या पनिशमेंट, गौरव कह रहे हैं क्या पनिशमेंट मिलता है एंटी डिफेक्शन लॉ में? कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब ये होता है कि जिस हाउस का वो मेंबर होगा उस हाउस का जो हेड है उसको उसके सदस्य पद से हटा देगा। यानी कि जैसे आप महाराष्ट्र में अगर जो एमएलए चुन के आए और एंटी डिफेक्शन लॉ कानून को तोड़ते हैं, दल बदल कानून को, तो उनकी जो एमएलए की सदस्यता है वो समाप्त की जा सकती है। ये होगा, कोई इनके लिए जो है अलग से क्या है, अलग कोई पनिशमेंट नहीं होता। अगर 2/3 चले गए तो सरकार बनेगी कैसे? मैं वही बात तो कह रहा हूं। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने आपको ये बताया था कि जो 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है बच्चों। 10वां जो अनुसूची है उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल कानून का क्या मतलब है? अब जैसे आपने देखा एनसीपी के पास क्या है, 54 एमएलए हैं। अब 54 का अगर हम 2/3 करेंगे बच्चे तो कितना बनेगा? ये 3/1, तो कितना बन जाएगा ये? तीन अट्ठे, ये हो गया, और ये बन गया बट्टे 36, यानी कि 36 से कम, 36 से कम। अब वो कम कितने भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता, 10 भी हो सकता, 15 भी, 20 भी, या 25 भी, या 35 भी।
तो इससे कम अगर एनसीपी के दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उन पर दल बदल कानून काम करेगा, लेकिन 36 या 36 से ज्यादा अगर एक साथ दूसरी पार्टी में जाते हैं तो तब कोई एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो क्राइटेरिया 2/3 का होता है कि 2/3 से कम जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और 2/3 या 2/3 से ज्यादा जाएंगे तो तब एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। तो यहां पर क्राइटेरिया 2/3 का होता है, जिसको हम दल बदल कानून कहते हैं। और दल बदल कानून के मामले में हटाता कौन है? जिस हाउस का वो मेंबर होगा उस हाउस का हेड हटाने का अधिकार रखता है। समझ में आ गया? तो यानी कि 36 बना यहां पर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सर मेरा क्वेश्चन मैं तो समझ ही नहीं पाया। पार्टी से निकाल देने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है? नहीं, पार्टी से निकालने के बाद एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा बच्चे। अगर पार्टी से निकाल दिया गया है तो पार्टी से निकाल देने के बाद तो बच्चे मामला और पेचीदा हो गया। अगर मैं बीजेपी से खड़ा होता हूं बच्चे, सीधी सिंपल सी बात है, तो मैं ब्रांड से ही तो खड़ा हुआ हूं, मैं इंडिपेंडेंट थोड़ी खड़ा हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टी ने मेरी सदस्यता छीन ली है तो इसका मतलब मेरा एमएलए का पद भी चला जाएगा फिर। ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इस तरह का, वो पार्टियों के लिए तो बनाया गया है कि अगर बीजेपी का मैं मेंबर हूं और मैं बीजेपी की तरफ से कोई एमपी या एमएलए का पद जीत लेता हूं और कल को पार्टी मुझे जो है किसी कारण से हटा देती है, तो इसका मतलब मेरा जो पद है वो भी तो गया फिर। तो अभी देखते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्या पेचीदा चल रहा है, क्या पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, समझ में? एंटी डिफेक्शन लॉ किसके कहने पर? कहने पे नहीं बच्चे, ये तो कानून है, इसमें तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका आएगी। एससी एसटी ओबीसी जनरल कैसे सिलेक्ट होते हैं? चलो मैं आज बच्चे एक काम करता हूं, आज तुम्हारे डाउट ही ले लेता हूं। तुम्हारे डाउट काफी बच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे डाउट बहुत हैं। तो मैंने आर्टिकल 14 और 15 ही पढ़ा है। ठीक है, तो आज तुम बच्चे डाउट पूछ लो, मैं डाउट ही देख लेता हूं आपके, क्योंकि डाउट बहुत आ रहे हैं। अब बच्चे डाउट पूछो, क्योंकि आज वैसे भी लेट हो गए हैं, तो एक एक करके मैं डाउट आपके जो है बता देता हूं कि क्या है। सहनवाज कह रहे हैं कि सर ये महाराष्ट्र में क्या ड्रामा चल रहा है? अभी जितने भी एमएलए रुके हुए हैं होटल में, उसका खर्चा भी तो है और वो सारा हम लोग ही पैसे। हाँ बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, पार्टी खर्च करती है इस पैसे को और पार्टी में चंदा भी काफी मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में वो हमारे ही पैसा होता है। सुकुंता कह रहे हैं कि सर एससी एसटी ओबीसी जनरल कैसे सिलेक्ट होते हैं? देखो भाई, एससी एसटी ओबीसी रही बात, देखो शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है और ओबीसी कमीशन है, तीनों ही संवैधानिक बॉडी है। अब देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा कि 2014 की बात थी, कांग्रेस ने जाते जाते जो 13 राज्यों के जो जाट थे उनको सेंटर में ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया था। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भाई ये जाटों को रिजर्वेशन गलत तरीके से मिला है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं है, उन्होंने सेंटर में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ा आधार बताया कि जो ओबीसी कमीशन है उसने तो कोई रिकमेंडेशन दी नहीं थी, तो फिर ये भाई कांग्रेस ने जाते जाते जाटों का रिजर्वेशन क्यों दिया? इसका मतलब वोट की राजनीति के लिए दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जाति एससी में है, रहेगी या नहीं रहेगी, तो पहले एससी और एसटी कमीशन या ओबीसी कमीशन इस बात को देखते हैं कि वाकई उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति पिछड़ी हुई है या नहीं है। और अगर पिछड़ी हुई है तो ये जो कमीशन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई ये जातियां हैं और इनकी स्थिति बहुत खराब है और इनको एससी एसटी या ओबीसी में रखिए। अलग अलग कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, इस आधार पर सरकार इनकी रिकमेंडेशन को फॉलो करती है और तब इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये जो एससी कमीशन एससी के लिए है, एसटी कमीशन एसटी के लिए है और ओबीसी कमीशन ओबीसी के लिए है। ठीक है, राजा कह रहे हैं कि सर अब बहुमत साबित नहीं होता है तो पूर्व लिए गए फैसले रद्द होंगे या बने रहेंगे? नहीं बच्चे, अब वो तो सरकार, अब जब नई सरकार आ जाएगी तो उन फैसलों को वो रद्द कर देगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, मंजीत कह रहे हैं सर आर्टिकल 4 बताएं। तो आर्टिकल 4 में बच्चे मैंने सिर्फ इतना लिखवाया है कि आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार जो हमारे संविधान में परिवर्तन होता है
वो आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाता। यानी कि हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट में जो बिल रखते हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और आसानी के साथ हम अपनी संविधान में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मंजीत कह रहे हैं कि सर आर्टिकल 13 का 4 बताइए, तो आर्टिकल 13 का 4 भी बता देते हैं। तो आर्टिकल 13 का 4 पॉइंट बच्चे कब आया? जब 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में, और उसमें सीधा सीधा ये बोला गया कि आर्टिकल 13 की कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। ये आर्टिकल 13 के 4 पॉइंट में कह दिया गया। ऐसा 24वां संविधान संशोधन हुआ था और तब इसको रख दिया गया किसमें? आर्टिकल 13 के 4 पॉइंट को। समझ में आ गया बच्चे? सहनवाज करें सर आप पॉलिटिक्स में जल्दी जाएं गुरुजी, मुझे लगता है कि आपका बहुत जरूरत है। अच्छा आर्टिकल 12 में नवरत्न कंपनियां भी आती हैं। तो बच्चे सारी नवरत्न कंपनियां तो खैर नहीं आती, लेकिन हाँ जो है कुछ आती है। नवरत्न कंपनियों का मतलब है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग होती है, तो काफी पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियां जो है आर्टिकल 12 में आ जाती है। ठीक है, जैसे आपका सेल भी आता है, ओएनजीसी भी आ जाता है उसमें। ठीक है शिवम जी, क्लियर है? आसिफ कह रहे हैं सर न्यू स्टेट इन्फॉर्मेशन के लिए बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए या किसी एक से? नहीं, दोनों से पास होना चाहिए। जैसे हम आर्टिकल 3 के अनुसार कोई नया राज्य बनाते हैं तो वो लोकसभा से भी पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और दोनों में अलग अलग सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 3 इस बात को कहता है। मंजित कह रहे हैं कि सर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जो आर्टिकल 13 के फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताई थी कि भाई आर्टिकल 13 तो ये इस बात को तो कहते ही कहता है कि भाई हमारे मौलिक अधिकारों में बदलाव नहीं हो सकता, और अगर कोई बदलाव होगा तो वो विधि या वो कानून अपने आप शून्य हो जाएगा। तो यानी कि ये आर्टिकल 13 का पहला पॉइंट कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मतलब है कि संविधान से पूर्व अगर कोई भी ऐसी विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों को खत्म करती हो तो वो अपने आप शून्य हो जाएगी। ठीक है, मोहित कह रहे हैं कि सर राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया तो बच्चे राष्ट्रपति शासन की मैंने अभी बताई ना कि आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा कि राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लगता है कि या तो संवैधानिक तंत्र फेलियर हो जाए या इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, तो तब राज्यपाल अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन में स्टेट की सारी पावर सेंटर में आ जाती है। अब जितने टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगेगा तब कानून कौन बनाएगा उस राज्य के लिए? सेंटर बनाएगी, और बजट भी कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करती है। मनोज कह रहे हैं सर 102वां संविधान संशोधन बनाइए। तो 102वां संविधान संशोधन बच्चे ये है कि जब आप 102वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हो तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया, जिसमें जो ओबीसी है, ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, इसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ओबीसी कमीशन पहले जो था एक स्टेचुरी बॉडी थी, लेकिन इसको ओबीसी कमीशन को संविधान में किस आर्टिकल में मेंशन कर दिया? 338 में। तो ओबीसी कमीशन को क्या कर दिया? संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। और किस आर्टिकल में रख दिया गया बच्चों? आर्टिकल 338 बी में। क्योंकि आप जानते हो कि आर्टिकल जब हम 338 की बात करते हैं तो 338 में तो एससी कमीशन है। क्या है? एससी कमीशन। आप जानते हो कि जब मैं आर्टिकल 338 ए की बात करते हो तो इसमें एसटी कमीशन है, और जब हम आर्टिकल 338 बी की बात करते हैं जो अभी जोड़ा गया है, इसमें ओबीसी कमीशन है। क्लियर है? बॉबी बहुत देर से पूछ रहे हैं सर आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता दो। बच्चे बता रहा हूं। विवेक कह रहे हैं सर बेरूबरी यूनियन 1960 के बारे में बताइए। तो बेरूबरी यूनियन के बारे में क्या पूछना चाहते हो 1960 के विषय में? री बेरूबरी की बात कर रहे हो या बेरूबरी की बात कर रहे हो? एक तो बेरूबरी जो आया था, एक तो जमीन का मुद्दा आया था, और एक बेरूबरी जो आया था प्रेमबल के मामले पर। किसकी बात कर रहे हो मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अपारजिता करें सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का सैलरी और पेंशन का सोर्स डिफरेंट है। हाँ बच्चे देखो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का सैलरी और पेंशन का सोर्स डिफरेंट है। बिल्कुल बच्चे देखो ऐसा है
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट का सैलरी है, अलाउंसेस है और पेंशन है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। जबकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका पेंशन, उनका सैलरी और अलाउंसेस वो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होगा वहां से दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जजों का जो पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं दिया जाता, वो सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है, ये ध्यान रखना। सर राष्ट्रपति शासन हटाने में कोई कैबिनेट मीटिंग होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है बच्चे, राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा, सिग्नेचर के द्वारा हटा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे ही तो होता है वो सब कुछ। मोहित कह रहा है कि राज्यपाल तो केंद्र सरकार के प्रसाद प्रियंत होता है, तो बच्चे बिल्कुल राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रसाद प्रियंत होता है, यानी कि राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रसाद प्रियंत नहीं होता, राष्ट्रपति का प्रसाद प्रियंत होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसके इशारे पे काम करता है? केंद्र सरकार के इशारे पे काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि कहीं ना कहीं राज्यपाल वही काम करता है जो केंद्र सरकार कहती है। ठीक है। कुमार पूछ रहे हैं बहुत देर से कि आर्टिकल 1464 में बता दीजिए क्या है। तो आर्टिकल 64 बच्चे उपराष्ट्रपति से संबंधित है कुमार साहब। आर्टिकल 64 में ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो कुमार साहब क्लियर हो गया। तो उसमें आर्टिकल 64 में ये लिखा है कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जबकि आर्टिकल 63 में लिखा है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राजा कह रहे हैं सर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार देने का लाभ क्या रहा? तो बच्चे जब हम कोई चीज संविधान में मेंशन कर देते हैं तो वो मजबूत हो जाती है, क्योंकि संविधान से हटाना इतना आसान नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि लोकल गवर्नमेंट को पहले संवैधानिक अधिकार नहीं मिला था, लेकिन जब 73 और 74 अमेंडमेंट हुए तो लोकल गवर्नमेंट को हमारे संविधान में मेंशन कर दिया गया। तभी तो लोकल गवर्नमेंट की स्थिति मजबूत हुई, क्योंकि कल को आने वाले टाइम में अगर कोई सरकार और आ जाती है तो वो उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर छेड़खानी करेगी तो संविधान संशोधन के द्वारा ही उसको हटाया जा सकता है, और संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इतना आसान नहीं होता। सर सुकंता कह रहे हैं लास्ट अमेंडमेंट 103वां हुआ जो कि 2019 में हुआ, जिसमें जनरल कैटेगरी को 10% का जो है ईवीएस के आधार पर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर जो है रिजर्वेशन 10% का दिया गया है। उसमें बस ये बोला गया है कि भाई 8 लाख से कम की आबाद, 8 लाख से कम का इनकम है साल का तो उनको 10% का लाभ मिलेगा, अन्यथा इससे ज्यादा इनकम है तो लाभ नहीं मिलेगा। बॉबी कह रहे हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बच्चे वो होती हैं जो हमारे संविधान में मेंशन होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, ये आर्टिकल 280 में है तो संवैधानिक बॉडी है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में संवैधानिक बॉडी है। यूपीएससी आर्टिकल 315 में है तो संवैधानिक बॉडी है। सर अपारजिता कह रही है सर इस बार बीपीएससी का एक क्वेश्चन था, हाँ बताइए पूछिए। सुनील कह रहे हैं सर पंचायती राज का मतलब क्या होता है? पंचायती राज का मतलब होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज में आपका जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत आ जाते हैं, इसी को हम पंचायती राज कहते हैं। ठीक है। और सबसे पहले पंचायती राज हमारे देश में 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ लाया गया? राजस्थान में लाया गया था। और जबकि सेकेंड जो स्टेट है वो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश है। क्या नैना जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सर व्हाट इज द डिफरेंस इन राइटिंग नंबर एंड अल्फाबेट इन ब्रैकेट्स इन आर्टिकल्स? देखो एक बात समझना बच्चे, जैसे कोई नया आर्टिकल जब जोड़ा जाता है ना तो वो बेशक कोई नया आर्टिकल जोड़ा जाए वो हमेशा जो है वो कैपिटल में जोड़ा जाएगा, इतना ध्यान रखना। चाहे वो ए के रूप में, अल्फाबेट के रूप में जोड़ा जाए, चाहे वो 1 और 2 के रूप में जोड़ा जाए, और खासकर ABCD के रूप में ही, अल्फाबेट के रूप में जो खासकर जो जोड़ा जाता है वो अल्फाबेट के रूप में जुड़ जाता है। लेकिन बड़े यानी कि एक तरीके से, अब मैं क्या बोलूं कैसे बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी ये भी तो जोड़ दिया गया, 102वां संविधान संशोधन हुआ, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया और आर्टिकल 338 के बी पॉइंट में जोड़ा गया इसको। तो ये अल्फाबेट ही तो है। अब देखो अल्फाबेट का मतलब ये है कि जैसे अब देखो
यहाँ आर्टिकल 338 है, 338 फिर ए बी है, फिर 338 बी भी है। तो आर्टिकल तो 338 है, लेकिन आर्टिकल की संख्या तो बढ़ रही है ना एक तरीके से। हालांकि वो एक ही संख्या है, लेकिन हम फिर भी क्या है, पॉइंट तो बढ़ा रहे हैं ना। तो जैसे मैं कहता हूं कि हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, लेकिन आज 465 से भी ज्यादा हो गए, 2-3 और बढ़ गए। तो कुल मिलाकर आखिरी संख्या तो आज भी 395 है, लेकिन 465 हम कैसे मान लेते हैं? जैसे 338 है, 338 ए है, 338 बी है। ऐसी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 243 है। अब 243 में भी देखोगे तो 47 आर्टिकल्स हैं। ठीक है। चंचल कह रहे हैं सर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस होता है? तो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट में बिल रखा जाएगा, वहाँ स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, और जब पास हो जाएगा तो आधे से अधिक राज्यों से भी बिल वो पास होना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि हमारा संविधान कठोर है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है। अब ये आर्टिकल 368 में आता है। सुकंता कह रहे हैं सर लास्ट अमेंडमेंट बताएं। बता दिए 103वां है। जूनागढ़ को कैसे भारत में शामिल किया गया? सुनील पूछ रहे हैं। बच्चे जूनागढ़ जो है रेफरेंडम के आधार पर शामिल हुआ था। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो 3 रियासतें ऐसी थीं जो हमारे इसमें शामिल नहीं हुई थी भारत में। और वो 3 रियासत कौन सी थी? एक जम्मू कश्मीर था, एक हैदराबाद था और एक जूनागढ़ था। जूनागढ़ को तो हमने रेफरेंडम के आधार पर अपने, क्योंकि वहां पर वोटिंग हुई और वोटिंग में जो रेफरेंडम पड़ा वो हमारे इंडिया के पक्ष में आया, तो जूनागढ़ तो ऐसे शामिल हो गया। हैदराबाद को जबरदस्ती ले लिया गया, ठीक है, सैनिक कार्रवाई के थ्रू। और रही बात दूसरी बात जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को हमने, क्योंकि वहाँ के राजा हरि सिंह थे, तो राजा हरि सिंह और पंडित नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये बोला गया कि जम्मू कश्मीर की स्थिति विशेष होगी और उसका अपना एक अलग से संविधान होगा। हालांकि उसमें हमारे जो संविधान विशेषज्ञ थे वो काफ़ी नाराज भी हुए थे, लेकिन फिर भी क्या, बट पंडित नेहरू की बात मानी गई और कुल मिलाकर इस विशेष स्थिति के साथ जम्मू कश्मीर को जो है हमारे भारत में शामिल कर लिया गया। समझे कि नहीं समझे? सैन्यवाज कह रहे हैं अमेरिका में 7 आर्टिकल में क्या क्या है? तो बच्चे देखो, अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। वो क्यों है? क्योंकि वहां सेंटर का संविधान है, स्टेट का संविधान वहां नहीं लिखा, क्योंकि वहां पर राज्यों के संविधान अलग होते हैं। जबकि हमारे इंडिया में देखोगे तो हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें राज्यों का भी संविधान लिखा है, उसमें सेंटर का भी संविधान है, उसमें लोकल गवर्नमेंट भी है। तो इसलिए हमारा संविधान काफी बड़ा हो गया है और दुनिया का लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही है। प्रभाकर कह रहे हैं सर सेकुलरिज्म के बारे में बताइए। तो सेकुलरिज्म का मतलब होता है बच्चे धर्मनिरपेक्ष। इसको हमारे, जब हम अपने प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इसमें पंथ निरपेक्षवाद लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे देश में बेशक कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, लेकिन हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। इसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं, क्योंकि भारत सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल है, तटस्थ है। तो देन इसी को हम कहते हैं सेकुलरिज्म। ठीक है। अमेरिका भी जो एक सेकुलर कंट्री है और इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है। भारत कोई मुस्लिम या हिंदू राष्ट्रवादी देश नहीं है। बॉबी कह रहे हैं सर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया। सिर्फ इसमें यह बोला गया कि न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल जो रिव्यू है वो भी एक संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात इसमें बोल दी गई। ठीक है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? तो आर्टिकल 13 में फर्स्ट पॉइंट कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और सेकंड पॉइंट कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। 13 का जो फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कि भाई हमारे संविधान से पहले की कोई अगर ऐसी विधि है जो हमारे मौलिक अधिकारों का शोषित करती हो या सीमित करती हो तो वो अपने आप शून्य हो जाएगी। और जब हमारा संविधान बन चुका उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो तो वो अपने आप शून्य हो जाएगा। इसको पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू स्टेट बनाने के लिए वो कोई आर्टिकल है? तो न्यू स्टेट बनाने के लिए आर्टिकल 3 नहीं बताया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है। गौरव सर 100 अमेंडमेंट बताइए। तो 100 अमेंडमेंट बच्चे बांग्लादेश के साथ हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को हमने कुछ गांव दिए और बांग्लादेश के कुछ गांव हमने लिए थे। तो ये 100वां संविधान संशोधन था जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बिटवीन था। ठीक है। मोहित कह रहे हैं कि रिट एंड पीआईएल क्या है? तो रिट तो बच्चे ये है कि जब आती हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट का एक्सप्लोटेशन होता है। और रिट 5 टाइप की होती हैं, जो हाई कोर्ट के पास पावर आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में है। पीआईएल जो होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, जनहित याचिकावाद होते हैं कि जब
जनहित याचिकावाद का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है जनहित याचिकावाद का कि जनहित में ये याचिकाएं लाई जाती हैं, व्यक्तिगत नहीं होती। यानी कि पब्लिक वेलफेयर में जो याचिकाएं लाई जाती हैं उनको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कह देते हैं। ठीक है। फ्रेटर्निटी का मीनिंग समझा दो तो बॉबी जी, फ्रेटर्निटी का मतलब जो होता है वो होता है बंधुत्व यानी कि भाईचारा। अब हमारे प्रेमबल में 2 पॉइंट रखे हैं कि बंधुत्व एक ऐसा हो कि ताकि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। समझ में आ गया? तो फ्रेटर्निटी के 2 पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं। प्रसाद प्रियंत का मतलब सचिन जी ये होता है कि जैसे अब मेरे अंडर में कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब मेरे प्लेजर में ही तो काम करेगा वो। जैसे गवर्नर प्रेसिडेंट के अंडर में, एक गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट कभी भी उसको हटा सकता है, कभी भी अपॉइंट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। तो यानी कि वो उसके प्लेजर में है। प्लेजर का मतलब है कि उसके अधीनस्थ होकर काम करना। ठीक है, समझ में आ गया? तो बच्चे अभी मुझे लगा है तुम्हारे क्वेश्चन अभी जो है वो कम नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। फिर मैं एक पूरी क्लास दूंगा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपकी क्वेरीज को हटाऊंगा ताकि क्वेरीज आप पूछ सके। तो अभी ऐसी बात नहीं बच्चे, एक क्लास और रखूंगा इसी वीक में, जरूर 2 घंटे की क्लास रखूंगा। उसमें जितने क्वेश्चन पूछना चाहो, कहीं से भी पूछना चाहो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है बच्चे हम क्वेरीज को नहीं देखते, लेकिन जब हम सिलेबस को करवाते हैं तो हमें सिलेबस भी देखना पड़ता है। क्वेरीज के लिए पूरा टाइम दूंगा, परेशान मत हो। एक दिन पूरा एक स्पेशल टाइम दे दूंगा 2 घंटे का, उसमें जितने क्वेश्चन पूछना चाहो तो बच्चे पूछ लेना आप। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब देने का। तो बच्चे आज के लिए क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। तो आप सभी बच्चों को, जो भी मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, तो आप सभी को बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जय हिंद।